ओके। तो आज हम अपना नया एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि एग्जामिनर इंटीग्रेशन से आपसे कम से कम दो सवाल जरूर पूछेगा। अगर वो दो सवाल नहीं पूछेगा तो इंटीग्रेशन को किसी पार्ट में जरूर डालेगा। ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा और अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कनेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कनेक्टेड टॉपिक है विच मींस कि जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, उस डिफरेंशिएशन को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स करके। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है। जब मैं रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो रिवर्स प्रोसेस से क्या मतलब? अगर हम थोड़ा सा 5 मिनट लगा लें और हम ये डिस्कस करें कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या क्या करते थे, तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास होती थी, हमेशा स्टार्ट करते थे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता था? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा होता था इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ये होता था। उस इक्वेशन ऑफ द कर्व से हम क्या क्या निकालते थे? हम निकालते थे ग्रेडियंट ऑफ कर्व। उसके बाद हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद हमने निकालना सीखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालना सीखा एंड इट्स नेचर, ये भी सीख लिया हमने। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, और उसके बाद हमने लास्ट चीज सीखी थी, वो सीखी थी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। ये जो सारी की सारी बातें हैं ये हैं एप्लीकेशन। क्या है भाई? एप्लीकेशन। ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन को इन सारी चीजों पे अप्लाई किया और आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस को वर्कआउट किया। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन एक रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन सॉरी एक रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन में आप हमेशा स्टार्ट कहां से कर रहे हो? इंटीग्रेशन में, इन इंटीग्रेशन, in integration we will start from dy अपॉन dx एक्सप्रेशन। कहां से स्टार्ट करेंगे? हम dy अपॉन dx की एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे dy अपॉन dx के एक्सप्रेशन से, ताकि हम क्या चल सके? हम उल्टा चलें और उल्टा चल के रिवर्स प्रोसेस को यूज करते हुए हम सबसे पहला काम जो निकालना सीखेंगे इंटीग्रेशन में वो होगा इक्वेशन ऑफ अ कर्व। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ कर्व। डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था? इक्वेशन ऑफ अ कर्व। कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके सारी एप्लीकेशंस बनाते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ कर्व आपको निकालना होगा, और वो भी कहां से निकालना होगा? फ्रॉम dy अपॉन dx एक्सप्रेशन। विच मीन्स कि आपको dy अपॉन dx से dy अपॉन dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू y। ठीक है। जिससे क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ अ कर्व बनेगी। क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ अ कर्व बनेगी। अच्छा।
तो y को जब हम dy अपॉन dx करते थे, y को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो बनता था dy अपॉन dx। ये है नॉर्मल प्रोसेस, ये है रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल देखोगे वो स्टार्ट हो रहे होंगे dy अपॉन dx से। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए जब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना पहला एरिया, और ये देखेंगे कि हाउ इन इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व। एक कर्व की इक्वेशन आप कैसे वर्कआउट करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रोसेस समझाऊंगा, फिर रिवर्स प्रोसेस पे लेके जाऊंगा ताकि हमें रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ जाए। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर मुझे इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 7x² प्लस 5। हमें अभी करंट क्या दिया हुआ है? हमें करंट दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ अ कर्व, मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड करके दी हुई है, जो कि y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² प्लस 5। ठीक है, अब अगर मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, इसका dy अपॉन dx निकालना है। तो वो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा हुआ है? मल्टीप्लाई द पावर एंड रिड्यूस द पावर। इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करूं तो कितना बन गया? 6x² प्लस 14x, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विच मीन्स कि अब मेरे पास dy अपॉन dx क्या बना? 6x² प्लस 14x बना, राइट। अब जब हम इंटीग्रेशन का सवाल शुरू करेंगे तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ होगा? सवाल में हमें दी हुई होगी ये वाली चीज जिसको हम कहते हैं dy अपॉन dx, और क्वेश्चन कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व। क्या कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व। या आप ये कहें कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, वही बात होगी, तो इक्वेशन ऑफ अ कर्व बन गई। या फंक्शन ड्राइव कर लो, वही बात हो गई। तो जब क्वेश्चन कहेगा कि इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी, तो आप कहेंगे यार ये dy अपॉन dx को अगर मैं उल्टा देते हुए चलूं तो इक्वेशन ऑफ कर्व तो आ ही जाएगी ना, राइट। तो ये क्या बन गया? रिवर्स प्रोसेस बन गया। क्या बन गया? रिवर्स प्रोसेस बन गया। इसका मतलब ये हुआ इफ आई इंटीग्रेट dy अपॉन dx आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व। if I integrate dy upon dx, I can find equation of a curve। तो अब आप जब इक्वेशन ऑफ अ कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे? आप करेंगे इंटीग्रेट। ये जो साइन है वो किसका है? दिस साइन इज ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन है इंटीग्रेशन का। ठीक है, आप करेंगे इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करेंगे भाई? dy अपॉन dx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, जब आप dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आएगा इक्वेशन ऑफ y। dy अपॉन dx जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो y आएगा, और वो y किसके बराबर होगा? इक्वेशन ऑफ अ कर्व के बराबर होगा, या नहीं? राइट। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इंटीग्रेट करना है मुझे dy अपॉन dx। ठीक है, तो अब जरा एक चीज को समझते हैं, वो ये कि अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 6x² प्लस 14x दिया हुआ है। ये किसके बराबर है? इज टू dy अपॉन dx के बराबर है। ऐसा ही है ना? ये किसके बराबर है? dy अपॉन dx के बराबर है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 16x² प्लस 14x, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? dy बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? अब मैं कहूंगा कि क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन की साइन लगाऊंगा तो हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन की जब साइन अप्लाई होगी तो वो दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो अब हम ये कहेंगे इंटीग्रेट करेंगे dy को, और इंटीग्रेट करेंगे 6x² प्लस 14x dx। का मतलब ये इन टर्म्स ऑफ x चल रहा है। ठीक है, जब मैं y को
dy को इंटीग्रेट करूंगा तो उल्टा चल रहा हूं, तो क्या चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। तो जब dy को इंटीग्रेट करूंगा तो वो dy किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं डिविजन नहीं जाएगा ना। देखो ये dy अपॉन dx बना कैसे, डिफरेंशिएट होके बना ना, ये डिफरेंशिएट होके बना ना। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं dy को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, जब मैं dy को इंटीग्रेट कर दूंगा तो dy इंटीग्रेट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि y था तो dy अपॉन dx बन गया। अब रूल आता है कि सर ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये इंटीग्रेट कैसे होगा। तो अब कॉन्सेप्ट से चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका रूल क्या होता है, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन व्हाट इज द रूल, रूल इज डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ax की पावर n होता है ना। तो y जब डिफरेंशिएट होता है तो क्या बन जाता है, dy अपॉन dx, और क्या होता है, मल्टीप्लाई द पावर n रिड्यूस द पावर, ये होता है ना, मल्टीप्लाई द पावर n। लेकिन जब मैं उल्टा जाऊंगा, रिवर्स करूंगा, तो इसका मतलब मुझे पावर वापसी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और जो चीज मेरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो अब मुझे जब ऊपर जाऊंगा तो वापसी जाने के लिए क्या करूंगा, ये चीज जो अभी मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन का रूल क्या बना, रूल क्या बना, रूल अब आप ये सोच लें, ए एक्स की पावर n प्लस बी प्लस डी एक्स की पावर m, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल बना, इंक्रीज द पावर, क्या करेंगे भाई, इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड द इंक्रीज्ड पावर, पावर को इंक्रीज करो, इंक्रीज पावर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी इंटीग्रेशन का रूल को चलाऊंगा तो जब मैं इंटीग्रेट करना शुरू करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ठीक है, प्लस बी एक्स m प्लस वन डिवाइड बाय m प्लस वन, है ना। क्योंकि इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द पावर एंड रिड्यूस द पावर। इंटीग्रेशन में जब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, पावर को पहले बढ़ाएंगे और इंक्रीज पावर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। बात समझ में आती है, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस चला रहे हैं, इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड द इंक्रीज पावर, राइट। अच्छा, तो सर अगर आप ये रूल चलाने जा रहे हैं तो उसकी बेसिस पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूं, क्या करूं भाई, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, 6x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 14x की पावर डिवाइड बाय 2, ऐसा ही होगा। लेकिन सर एक और चीज भी है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब जब वापस जा रहे होंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है ओरिजिनल इक्वेशन में हो, जो हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि हम हमेशा एक सी दिशा, हम कहते हैं कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो हम हमेशा रिवर्स करते वक्त सी की वैल्यू को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और मैं वो सी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, वर्कआउट करनी पड़ेगी। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं तो ये 3 1 3 3 2, 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस सी। अब ये सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, उस रिस्पेक्टिव पॉइंट के y की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो कैलकुलेट करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी।
और जो सी की वैल्यू आएगी उससे मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व ड्राइव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो रूल क्या बना? रूल ये बना, अगर आपने किसी भी इक्वेशन को, अगर आप देखो dy अपॉन dx है और मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व ड्राइव करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, और लेट्स से मुझे dy अपॉन dx दिया हुआ है, लेट्स से ax m प्लस bx m फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए। तो रूल क्या बनेगा? पहले तो हमने कहा dy, ये वहां हो जाएगा जाके क्या, dx, क्योंकि हमेशा आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन की साइन लगाई तो ये क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। रूल क्या बनेगा? इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड द इंक्रीज्ड पावर। फिर क्या होगा? इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड द इंक्रीज्ड पावर। और आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट c को हमेशा क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है उसकी वैल्यू हो और हो सकता है उसकी वैल्यू ना भी हो। यहां तक कोई सवाल? सी की वैल्यू वर्कआउट करेंगे, मैं सवाल कराऊंगा। जैसे मैंने बीच से भी क्या समझाया, मैंने अल्टीमेटली अभी तुम लोग को रूल सिखाया, अभी पूरी कहानी जो सुनाई मैंने, स्टोरी सुनाई, उस पूरे में हमने रूल ड्राइव करना सीखा और सब्स्टिट्यूट करके बताओ मुझे। हाँ, मतलब मैंने कहा टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? और वो जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो मेरी इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कंप्लीट। यहां तक कोई सवाल? कोई चीज कॉपी करनी है? ओके, तो जब हमने यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया कि अगर हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ द कर्व वर्कआउट करनी होगी तो आपका रूल क्या होगा? आपने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, पावर को इंक्रीज करना है और इंक्रीज पावर को डिवाइड करना। ठीक है, यहाँ तक कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जरा मूव करते हैं कि इस तरह के हमें सवाल किस तरीके से नजर आएंगे पेपर पे। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे जिस कॉन्सेप्ट को अभी हमने डिस्कस किया। A curve is such that dy upon dx is equals to 2x square minus 5। आपको dy upon dx कितना दिया हुआ है? 2x square minus 5। इसका मतलब ये हुआ आपको एक इक्वेशन पूरी की पूरी डिफरेंशिएट करके दे दी गई है, y नहीं पता दिया। गिवन दैट द पॉइंट 38 लाइज ऑन द कर्व, जो कर्व है, जो पॉइंट 38 है, वो किस पे लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है कर्व के ऊपर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, हमें क्या निकालना है? रिक्वायरमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ द कर्व मेरी रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम एज एन एग्जांपल डिस्कस करें तो दिया हुआ है dy upon dx is equals to, dy upon dx इसके बराबर दिया हुआ है, dy upon dx हमें दिया हुआ है, dy upon dx इसके बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और पॉइंट क्या है? 3,8। तो dy upon dx दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5, और हमें दिया हुआ है पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट ऑन द कर्व कौन सा है? 3,8 दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑन द कर्व में क्या दिया हुआ है? पॉइंट ऑन द कर्व में दिया हुआ है 3,8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमें इस कर्व की इसको इसको यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ द कर्व वर्कआउट करना है तो पहला रूल हमने क्या सीखा? dy को वहां पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या बन गया? dx बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ किसकी साइन लगाएंगे? dy किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y। रूल क्या लगाएंगे? इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड द इंक्रीज पावर। तो जब मैं पावर को इंक्रीज करूंगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भाई। तो पावर इंक्रीज होकर 3 हो गई, ये 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड माइनस। अच्छा, अब 5 है, 5 के साथ क्या करेंगे? 5 डिफरेंशिएशन में कब बनता है? जब अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x लिखा हुआ है, तो ये dy अपॉन dx में क्या बन जाएगा? 6x प्लस 5 बनेगा। 5x किस में कन्वर्ट हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब भी कांस्टेंट देखो तो इंटीग्रेट करते वक्त उसके साथ क्या लगा दो? उसकी जगह क्या लगा दो? x। जीरो नहीं, उसकी जगह क्या लगा दो भाई? जब उल्टा जाएगा तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? x लग जाएगा।
जब भी रिवर्स चलोगे कांस्टेंट जब भी देखो उसके साथ क्या लगा दोगे, वेरिएबल x लगा दोगे, कि पूरी इक्वेशन किसके अंदर है, x के अंदर है, तो 5x और प्लस क्या आ जाएगा, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 5x प्लस c। इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है जब तक हम c की वैल्यू निकाल के नहीं दे दे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट ऑन द कर्व क्या दिया हुआ है, 3 कॉमा, इसका मतलब क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो क्या करेंगे, हमने कहा जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 है, तो 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 प्लस सी, y सॉरी 8। तो जरा इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या बनना शुरू होगा, 8, ये 2 और 3 27 हो जाएगा, 15 प्लस सी, ऐसा ही है। तो हमने कहा 8 इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 18 माइनस 15 प्लस सी, तो ये क्या बन गया पास 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 5, ये हमारा आंसर बन गया। हाँ या ना, सी की जगह 5 लिख देंगे ना बस, भाई सी की जगह 5 लिख दिया ना मैंने, और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारी चीजें सेम थी। ये पूरा काम मैंने सी की वैल्यू वर्कआउट की, सी को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ या ना, कॉपी कर लो एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, फाइंड द फॉलोइंग इनडिफाइंड इंटीग्रल, ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनडिफाइंड इंटीग्रल निकालो, या मैं भी कह रहा हूँ आप उसको इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी मुझे इसे क्या करना है, इसको मुझे करना है इंटीग्रेट, ठीक है। आपका दिया हुआ है 3x² dx दिया हुआ है, इसका मतलब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो अगेन y विल बी इक्वल टू 3x की पावर 3, भाई पावर हुई इंक्रीज, है ना, और इंक्रीज पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, प्लस सी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू x³ प्लस सी, y इज इक्वल टू x³ प्लस, अब मैं इसमें c की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे सवाल में x और y की वैल्यू बताई ही भी नहीं है। अभी ऐसे छोड़ देते, क्यों, क्योंकि सवाल में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेट करना सीखें। अब अगर वो बताता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। जहां फर्क क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि इनडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क होता है, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा। अभी हमें ये समझना है इंटीग्रेशन कैसे होगा। dx मतलब देखो, dx की जगह c नहीं पुट होता, c क्यों पुट होता है, क्योंकि जब आप उल्टा चलते हो, रिवर्स जब चलते हो, तो हो सकता है ओरिजिनल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। dx तो इसलिए होता है, वो बताता है कि भाई ये जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx, सारा का सारा x के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है, dx, dx को हटा के c नहीं लेते। अब अगर मैं इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या लिखूंगा, 5x की पावर 5 डिवाइड बाय प्लस 7x की पावर डिवाइड बाय प्लस y विल बी इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस c, है ना। तो बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आया मैं कैसे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसके ये सारे पार्ट जो है वो खुद ही कर लीजिएगा। इधर आ जाए जरा, इस पर क्या कह रहा है, इंटीग्रेट 5 dx, क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 5x बनेगी, सही जबरदस्त, 5x प्लस सी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट देखो तो उसके साथ क्या लगा दो, x लगा दो। अच्छा जी, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 6x³ डिवाइड बाय 3 प्लस 4x² प्लस सी, तो क्या बन जाएगा 2x³
प्लस 2x² प्लस c बन जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। हाँ यार, जाना भाई, यहाँ तक इंटीग्रेशन समझ में आती है, बेसिक बेसिक। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कैसे होगा भाई? 10x⁻⁻4 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा? ये बन गया -3 प्लस c, तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू -1/3 x⁻³ प्लस c, है ना? नहीं, -c लिखा है ना, -1 का लिखा है। सॉरी, ये हो जाएगा 10 ओवर, सॉरी, -10/3 x⁻³ ठीक है भाई, प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, देखो फ्रैक्शन में जब आ गया तो ओवरऑल साइन माइनस ही हो जाएगी ना भाई। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग साइन थोड़ी, सिंगल साइन से। यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओवरऑल इसको फ्रैक्शन को रीड कैसे करोगे? इसको करोगे -10/3। ये बोले फिर एक के साथ लेकर जिसके साथ आप मूव कराना चाहो उसको मूव करवा सकते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब थोड़ा सा चीज को डिफिकल्ट करते हैं और डिफरेंट करते हैं कि अब हमें अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये हुआ कि मुझे इक्वेशन निकाल के दो, ऐसा ही है। तो अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी हो तो क्या करूंगा? dy इज इक्वल्स टू x⁻4 प्लस x² प्लस 1 dx बन जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, dy इज इक्वल्स टू x⁻4 प्लस x² प्लस 1 dx, ऐसे ही होगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? y में। ये क्या बन जाएगा? x⁻5 डिवाइड बाय 5, x⁻3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस c। क्योंकि सवाल में भी मुझे x और y की वैल्यूज नहीं बताइए, तो मेरी इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x क्या बनेगी? ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू x अपॉन x⁻5 डिवाइड बाय 5 प्लस x⁻3 डिवाइड बाय c प्लस x प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये भी सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। ठीक है, एफ वाला, एफ में क्या मसला है भाई? एफ वाला पार्ट क्या कह रहा है? एफ वाला पार्ट कह रहा है y इज इक्वल्स टू 1/2x⁻3। ठीक है, -1/3 -1/3x², फिर क्या कह रहे हैं? प्लस x -1/3 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ये कह रहा है ना वो। हम क्या करेंगे? dy इज इक्वल्स टू 1/2x⁻3 -1/3x² प्लस x -1/3 dy बन जाएगा भाई, है ना? सॉरी, dx बन जाएगा। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? y x⁻4 डिवाइड बाय 4 होगा ना, तो बेसिकली जब डिवाइड होगा तो 4 to 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार, क्योंकि 0.5 डिवाइड बाय 4 का मतलब क्या बना? देखो 1/2 है ना भाई, ये 1/2 का मतलब ये हुआ कि 1/2 x⁻4 बन गया। अब ये पावर क्या है? 4 है। 4 क्या होगी? डिवाइड होगी जाके। जब 1/4 डिवाइड बाय 2 होगा तो अल्टीमेटली ये 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 ही बन जाएगा ना यार। भाई आप लिखोगे 1/2 डिवाइड बाय 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या बन जाएगा? 1/8 बन जाएगा सीधा सीधा, या नहीं? फिर सवाल यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? 1/2 x⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4।
1/3 x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 1/3 प्लस c बन जाएगा। तो y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/8 x की पावर माइनस 1/9 x की पावर प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x प्लस c बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, ये जो अभी हमने जितनी भी इंटीग्रेशन या इक्वेशन ऑफ द कर्व को निकालना सीखा, ये थे बेसिक एक्सप्रेशन। बेसिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कहीं होल पावर नहीं, कहीं होल पावर नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और तरीके के एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। क्या कहते हैं सर? तो कॉम्पोजिट फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करें? कॉम्पोजिट फंक्शन को पहले समझते हैं डिफरेंशिएट कैसे करते थे। हम क्या लिखते थे, 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर फॉर एग्जांपल 5। इसे आप डिफरेंशिएट कैसे करते थे? इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करते थे भाई? डिफरेंशिएशन के लिए क्या रूल होता था? मल्टीप्लाई द पावर 3x स्क्वायर प्लस 4 और अंदर वाले का आप क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कितना बन जाएगा? 6x। और ये क्या हो जाएगा? 5 6 30x 2x की पावर स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, है ना? या नहीं? dy/dx आ जाए हमारे पास। अब अगर मुझे इसको करना है इंटीग्रेट, क्या करना है मुझे इसे? अब मुझे इसको अगर करना है इंटीग्रेट, तो रूल क्या बने? क्वेश्चन कहता है लेट्स से इंटीग्रेट ax(n) प्लस b की पावर n। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है इंटीग्रेट dy, और इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब होल पावर फंक्शन है। ठीक है, तो अब वापस इंटीग्रेशन का रूल क्या चलेगा? ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? y के अंदर, है ना? क्या हो जाएगा? y के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ रूल क्या होगा? सबसे पहले स्टेप 1 होगा इंक्रीज द पावर, इंक्रीज द पावर। तो पावर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? क्योंकि आप इंटीग्रेशन शुरू कर चुके हुए हैं, तो ये बन जाएगा ax(n) प्लस, और पावर होल पावर की अभी बढ़ेगी इससे बस, जैसे इंटीग्रेशन कर होते ना, इंक्रीज द पावर, और क्या हो जाएगा? डिवाइड द इंक्रीज पावर। सही है ना? सही है। फिर क्या होगा? ये जो अंदर वाला फंक्शन होगा ना, सेकेंड फंक्शन, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा? फाइंड dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का क्या निकालूंगा भाई? सेकेंड फंक्शन का मैं क्या निकालूंगा? dy/dx। इस सेकेंड फंक्शन का dy/dx क्या बनेगा? a(n)(x(n-1) बनेगा। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? b तो कांस्टेंट है, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर होगी मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगी रिड्यूस, है ना? तो आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, डिवाइड द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? ये बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? an x की पावर n-1 बन जाएगा प्लस c। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है इंटीग्रेट dy इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर की पावर हाफ। फॉर एग्जाम्पल सेम सिचुएशन बन गई, है ना? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा इंक्रीज द पावर। तो पावर जब इंक्रीज करेंगे तो 2x स्क्वायर 1/2 हाफ प्लस 1 कितना बन जाएगा? 3/2। और इंक्रीज पावर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सही है। इसके बाद इसका क्या निकालेंगे?
डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x बनेगा, इंटू 4x कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 ओवर 2, तो कितना बन जाएगा, 6x बन जाएगा। तो हमारे पास dy अपॉन dx क्या, ओ सॉरी y क्या बन गया, 1 अपॉन 6x 2x प्लस 1 की पावर 3 ओवर 2 प्लस c बन गया। और c की वैल्यू निकालने का तरीकेकार वही होगा जो हमने डिस्कस किया था। क्या बात समझ में आती है, कुछ सवाल? भाई 4x कैसे बना, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x क्या हो जाएगा, नीचे जाके डिवाइड, क्या स्टेप लिखा है, डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, नीचे जाके डिवाइड करवा दिया, तो 3 अपॉन 2x मल्टीप्लाई 4x, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं, नीचे जाके डिवाइड ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 1 2 2 2 4 हो गया, और 3 2 क्या हो गया, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यहां तक कोई सवाल?